मालिन क्यारियों को निरा रही थी। ऊपर से रघु ने आकर कहा, ऊपर जा, बाई साहब बुला रही हैं। मालिन घबराई। सवेरे ही सवेरे बाई साहब ने बुलाया है, कोई अपराध तो नहीं हो गया है। वो हाथ की खुरपी भी रखना भूल गई। क्षण भर में हाथ में खुरपी लिए बाई साहब के सामने जा खड़ी हुई। पास ही उसकी धोती का पल्ला पकड़े खड़ी थी उसकी छोटी सी बेटी रमिया। मालिन, रोज रोज हमारी मुन्नी पढ़ने जाती है और स्कूल में बैठी बैठी थक जाती है। इधर तुम्हारी रमिया दिन भर घास खोदती है और बगीचे में मजा करती है। अब ये ना होगा, रमिया को भी पढ़ने जाना पड़ेगा। मालकिन का स्वर सुनते ही मालिन का भय जाता रहा। बोली, रमिया तो आपकी ही है बाई साहब, चाहे पढ़ने भेजो चाहे बगीचे में काम कराओ, पर रमिया पढ़ने जाएगी तो मुन्नी रानी का बगीचा न सूख जाएगा, उसे कौन सींचेगा। किसी के बोलने से पहले ही मुन्नी बोल उठी, तो फिर हम भी बगीचा सींचेंगे। रमिया पढ़ने ना गई तो हम भी ना जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। मालिन ने कहा, पर रमिया के पास पट्टी भी नहीं है, पुस्तक भी नहीं है, कौन देगा मुन्नी रानी। मुन्नी बोली, पट्टी और पुस्तक का बहाना मत करो मालिन, हम देंगे, पर रमिया पढ़ने नहीं जाती तो हम भी नहीं जाते। ये लो। कहती हुई पट्टी पुस्तक फेंक कर मुन्नी भागी। माँ ने उसे पकड़कर कहा, ठहर जा मुन्नी, रमिया भी जाएगी पढ़ने। पर मुन्नी तो किसी न किसी बहाने पढ़ने जाना ही नहीं चाहती थी। मालिन के हाथ से खुरपी लेते हुए बोली, माँ, रमिया कैसे पढ़ने जाएगी, उसके पास साफ कपड़े कहाँ हैं, मैं अब बगीचे में काम करने जाती हूँ। मुन्नी जीने से नीचे उतरने लगी। मुन्नी को आखिर पढ़ने के लिए जाना ही पड़ा। साथ में ज़बरदस्ती रमिया को भी जाना पड़ा। पट्टी पुस्तक घर से ही ढूंढकर दे दी गई। मुन्नी का ही एक पुराना फ्रॉक पहनकर रमिया पहले दिन स्कूल गई। धीरे धीरे दोनों में खूब मेल हो गया। अब वे स्कूल जाने से घबराती न थी। दोनों साथ स्कूल जाती, साथ लौटती और साथ साथ पढ़ती। अब मुन्नी को भी कोई शिकायत न थी कि वो मुफ्त में पढ़ने जाती है और रमिया दिन भर मज़ा करती है। रमिया के स्कूल जाने से रमिया की माँ को दिक्कतें बढ़ गईं। वो बगीचे में काम करती रहती और रमिया तब तक दाल चावल चुन रखती थी। माँ के घर आने का समय देखकर चूल्हे में आग भी जला देती। इस प्रकार जरा सी रमिया माँ के लिए बहुत बड़ा सहारा थी। साथ साथ खर्च भी बढ़ गया। रमिया के स्कूल के लिए साफ कपड़े भी रखने पड़ते थे। बेचारी मालिन को काम का आसरा जो कुछ था वो तो गया ही, साथ ही खर्च भी बढ़ गया। इन दिक्कतों को उसकी दयालु मालकिन ने ताड़ लिया। उसी महीने से उसकी तनख्वाह में 1 रुपए की वृद्धि हो गई और बगीचे में काम में सहायता पहुंचाने के लिए मालकिन ने एक छोटा सा लड़का भी रख लिया। इस प्रकार मालिन की दिक्कतें दूर हो गई और रमिया का पढ़ना भी जारी रहा। रमिया का पिता गोपी सिंह सरदार अमर सिंह के बगीचे में माली का काम करता था। एक बार वो अपने मालिक के साथ शिकार पर गया। वहीं पर एक शिकार द्वारा मार डाला गया और तब से माली की जगह उसकी स्त्री को दे दी गई। रमिया 3 वर्ष की थी उस समय। तब से माँ बेटी दोनों बगीचे का काम करती थी और वहीं रहती भी थी। दिन जाते देर नहीं लगती। देखते देखते लड़कियां बड़ी हो गईं। दोनों जिस दिन से साथ साथ पढ़ने लगी उनमें सद्भावों के साथ साथ गाढ़ी मैत्री भी हो गई। मुन्नी अपने किसी भी व्यवहार से ये प्रकट न होने देती कि रमिया उसकी आश्रिता मालिन की बेटी है। रात को रमिया जरूर माँ के पास सोती थी। बाकी सारे समय मुन्नी उसे नीचे आने ही न देती। इसी साल दोनों ने मैट्रिक की परीक्षा दी है। मुन्नी के पिता मुन्नी के ब्याह की तैयारी में हैं, पर रामी की माता के सामने एक समस्या थी। वो सोच रही थी रामी इतना पढ़ गई है, चाल ढाल बात व्यवहार से वो मुझ अपड़ की लड़की सी जान ही नहीं पड़ती। मैं इसका विवाह कैसे और कहाँ करूँगी। फिर वो सोचती, नहीं, विवाह कोई बात नहीं, मेरी रमिया स्कूल की मास्टर बनेगी और तब रमिया मुझे यहाँ मालिन का काम न करने देगी। तो क्या मैं अपने इतने अच्छे मालिक को छोड़कर चली जाऊंगी। यहाँ मेरी जिंदगी बीती है, यहीं मरूंगी भी। रामी दिन भर दूसरी चिंता में घूमा करती। उसे माँ के साथ बगीचे में काम करने में लज्जा और संकोच मालूम होता था, पर यह भी न सहा जाता था कि उसकी माँ दिन भर मेहनत करे और वो बैठी रहे। माँ को काम करते देख उसे बड़ी वेदना होती, पर कोई दूसरा उपाय भी तो न था। उसने सोचा, परीक्षा पल के निकलते ही चाहे पास हूँ चाहे फेल, मैं कहीं ना कहीं नौकरी कर लूँगी। 15-20 रुपए ही मिलेंगे तो क्या हुआ, माँ को तो दिन भर मजदूरी ना करनी पड़ेगी। माँ ने बहुत कष्ट उठाया है, अब वे बूढ़ी हो चली, अब उन्हें अधिक दिन कष्ट न सहने दूंगी। और इसी निश्चय के अनुसार उसने कई स्कूलों में प्रार्थना पत्र भी भेज दिए। मुन्नी की खिचड़ी ही अलग पक रही थी।
उसे चिंता थी रामी के ब्याह की। वो सोच रही थी, हम दोनों साथ साथ पढ़ी हैं और बड़ी हुई, मैट्रिक की परीक्षा साथ ही दी, और अब विवाह केवल मेरा हो रहा है। रामी का भी तो विवाह होना चाहिए। रामी का विवाह उसकी माँ के किए ना होगा, और फिर रामी को पढ़ा लिखा कर किसी अपड़ के गले में बांधना भी कितना बुरा होगा। पिता की लाडली मुन्नी अपने इन उठते हुए भावों को दबा न सकी। एक दिन पिता से बोली, बाबूजी, रामी को तुम्ही ने पढ़ाया लिखाया है, उसके विवाह की फिक्र भी तुम्ही को करनी पड़ेगी। अब उसका विवाह किसी गंवार से तो ना हो सकेगा। पिता ने आश्वासन के स्वर में कहा, इस विवाह के बाद रामी के ही विवाह का नंबर आवेगा। मैं लड़के की तलाश में हूँ। मुन्नी का भाई जगत सिंह, जो इधर 5 साल से विदेश में था, आज आ रहा है। मुन्नी के पिता लड़के को लेने पहले ही से बंबई जा चुके थे। शाम को गाड़ी आएगी। मुन्नी और रामी दोनों सखियां बड़ी लगन के साथ जगत सिंह का कमरा सजा रही थी। मुन्नी बड़ी ही प्रसन्नचित और चंचल स्वभाव की लड़की थी। वो स्वयं खुश रहना जानती थी और पास रहने वाले को भी खुश रखने के लिए विवश किया करती थी। भाई की मेज पर एक सुंदर टेबल क्लॉथ बिछाते हुए मुन्नी बोली, देख रामी, मैंने तेरे विवाह के लिए भी पिताजी से कहा है। वो कोई सुंदर सा तेरे ही सरीखा पढ़ा लिखा वर खोज कर तेरा विवाह कर देंगे। और मुन्नी ने एक हल्की सी चपत रामी के गालों पर जड़ दी। रामी उदासी में बोली, पर मैं तो विवाह करूंगी ही नहीं। मुन्नी हंसती हुई बोली, ऐसा तो मत बोल रामी, तू मुझसे डरती नहीं? मैं कहीं मचल गई तो पिताजी को मेरे विवाह के पहले तेरा विवाह करना पड़ेगा। स्कूल जाने की बात भूल गई क्या? और दोनों हंस पड़ी। अचानक श्रृंगार मेज के पास बड़े आईने में दोनों को अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। मुन्नी कुछ देर तक देखती रही, फिर बोली, रामी, मैं तुझसे गोरी हूं, पर सुंदर तू ही मुझसे ज्यादा है। अच्छा देख, तुझसे कह देती हूँ, तू मेरे पति के सामने मत आना। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे छोड़कर तुम्हें पसंद कर ले। मुन्नी को एक धक्का देकर रामी बोली, अब तुम मेरा बहुत मजाक तो मत उड़ाओ। कहाँ तुम और कहाँ मैं? बहुत फर्क है। तुम मुझसे गोरी भी हो, सुंदर भी हो। फिर भी तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे पति के सामने नहीं आऊँगी। तुम्हारे ऊपर उनका जो प्रेम होगा उससे कण भर भी न लूँगी। अब खुश हुई? मुन्नी बोली, पर सुंदर मुझसे ज़्यादा तू ही है। मेरा दिल कहता है और ये दर्पण भी कहता है। जी चाहता है इसे तोड़ दूं। फिर कुछ ठहर कर बोली, अच्छा भैया को आने दो, जिसे सुंदर कहेंगे बस वही सुंदर है, ठीक है ना? और फिर चाहे बंदर को भी सुंदर कह दे, रामी ने कहा और एक फूलदान में फूल सजाने लगी। दोनों हाथ रामी की पीठ पर धम्म से पटकते हुए मुन्नी बोली, और यहाँ बंदर कौन है, तू कि मैं? बोल ना। रामी ने कहा, न तुम न मैं, पर कहीं वे तीसरे को ही सुंदरता की उपाधि दे दे तो? मुन्नी प्रसन्न है और रामी चिंतित। उसे ऐसी चिंता है जिसे वो किसी पर प्रकट भी नहीं कर सकती। इस जटिल समस्या को सुलझाने के लिए वो कई दिनों से घोर प्रयत्न करके भी नहीं सुलझा सके। उसका स्वाभिमान कहता है कि अपनी माँ को लेकर यहाँ से चली जाओ। आज जगत सिंह आ रहे हैं। विवाह में दूर दूर से ना जाने और कितने लोग आएंगे, और सबके सामने रामी की माँ मालिन का काम करे, रामी से ये ना देखा जाएगा। वो अपनी माँ के साथ चुपचाप बिना कुछ कहे सुने कहीं चली जाना चाहती है, जहाँ उसे कोई ना जाने, कोई ना देखे। पर माँ से ये प्रस्ताव करने से उसे भय मालूम होता है, कहीं माँ ना माने तो बात भी फैल जाएगी और उसके स्वाभिमान को भी धक्का लगेगा। साथ ही उसके इस प्रकार चले जाने से मुन्नी बहुत दुखी होगी। वो जानती है कि मुन्नी का उस पर निश्चल और अटूट प्रेम है। रामी बिस्तर पर औंधी पड़ी थी। उसकी माँ रोटियां बनाकर खा रही थी। इतने में ही आ पहुंची मुन्नी। मालिन से बोली, मौसी, कल से तुम बगीचे में काम नहीं करोगी। माँ से मैंने तुम्हें महीने की छुट्टी दिलवा दी है। यहाँ ताला लगाकर आज रात से तुम और रामी दोनों को मेरे साथ सोना पड़ेगा। और धीरे से रामी के कान के पास जाकर बोली, मुझे हल्दी चढ़ेगी ना? हल्दी चढ़ी लड़की को अकेली नहीं सोने देते, समझी? फिर जोर से बोली, उठ चल, स्टेशन जाना है। जगत भैया को लेने ना चलोगी? रामी उठकर मुन्नी के साथ चली गई। उसकी एक बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई थी, किंतु फिर भी वो स्टेशन ना जा सकी। मुन्नी को अकेले ही स्टेशन जाना पड़ा। स्टेशन से जगत सिंह, उसके पिता, मुन्नी और बहुत से लोग जो जगत की अगवानी के लिए स्टेशन पहुंचे थे, घर आए। बहुत देर तक घर में चहल पहल मची रही। जगत कुछ अस्वस्थ था। सबसे विदा लेकर वो सोने के लिए अपने कमरे में आया, कपड़े उतार कर लेट गया। वो सचमुच थका हुआ था, किंतु एक ही मिनट बाद आंधी के झोंके की तरह दोनों दरवाजों को फटाफट खोलती हुई मुन्नी पहुंची।
एक हाथ से वो रामी को घसीटती हुई ला रही थी। वो बोली, भैया सोने से पहले तुम्हें एक बात का फैसला करना है। सच सच कहना, मैं ज़्यादा सुंदर हूँ कि ये? जगत हंस पड़ा, बोला, मुन्नी तू अभी तक मेरी बच्ची ही है। जा मुझे सोने दे, मैं थक गया हूँ। और वो करवट बदलकर सो गया। भैया तुम अभी तक बड़े खराब हो, कहती हुई रूठकर मुन्नी चली गई। किंतु इसके बाद जगत सो न सका। उसके सामने रह रहकर शर्माई हुई रामी का चित्र आ जाता था। वो यही निर्णय न कर सकता था कि ये लड़की कौन है। विवाह में दूर दूर के बहुत से संबंधी रिश्तेदार आए होंगे। मुमकिन है उन्हीं में से किसी एक की लड़की हो, पर इसे तो जगत ने कभी देखा है, चेहरा पहचाना हुआ सा लगता है। जिस बात का उत्तर वो मुन्नी को ना दे सका, वही उत्तर बराबर उसके दिमाग में चक्कर काट रहा था। कितनी सुंदर लड़की है। सुंदर आभूषणों का अभाव उसकी सुंदरता में कमी नहीं ला सका। रंग बिरंगे कपड़े और हीरे मोती के आभूषणों से उसकी जो सुंदरता दब जाती, वो उनके अभाव में और उज्जवल होकर चमक उठी है। कन्या सुंदरी है, अनुपम सुंदरी है, फिर चाहे जिसकी हो। जगत ने करवट बदली। सामने मुन्नी की तस्वीर लगी थी। उसने सोचा, मेरी पगली बहन भी सुंदर है, पर इस लड़की के चेहरे पर जितना आकर्षण और भोलापन है, इसकी आंखें जितनी सुंदर हैं उतनी मुन्नी की नहीं। मुन्नी मेरी ही बहन तो है, जैसा मैं हूँ वैसी ही वो भी है। सुबह 6 भी न बजने पाए थे कि मुन्नी के मारे जगत का सोना मुश्किल हो गया। जगत उठकर बैठ गया। मुन्नी से बोला, मुन्नी ज़रा गंभीर बनो बहन, अब तेरी शादी होने वाली है। जगत की दृष्टि दरवाजे की ओर गई। 2 सुकुमार पैर दरवाजे की ओट में ठिठक गए। मुन्नी ने जैसे जगत की बात सुनी ही ना हो, बोली, भैया देखो रामी अब तुमसे शर्माती है, आती ही नहीं अंदर। वो देखो वहाँ खड़ी है। और एक बार भैया तुम्हें याद है ना, वो कितनी मचली थी कि तुम्ही से शादी करेगी, और फिर जब तुमने कहा था कि तुमने इससे शादी कर ली है और इसे 2 पैसे दे दिए, तब कहीं ये मानी? मुन्नी ये एक सांस में कहकर हंस पड़ी। जगत चौंक पड़ा। तो ये रामी है। आओ रामी, अंदर आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? चाहो तो 2 पैसे और ले लो, कहकर वो हंस पड़ा। रामी लाज और संकोच में सिमटी हुई सी भीतर आई, पर वो खुलकर जगत से बातचीत न कर सकी। ना जाने कहा कि लज्जा ने उसकी जबान पर ताले डाल दिए। वो चुपचाप खड़ी रही। जगत ने उससे बोलने की कोशिश बहुत की, पर उसका सिर नीचे से ऊपर न उठा। जगत ने कहा, लो तुम मत बोलो, मैं तो जाता हूँ। मुन्नी की समझ में न आया कि आखिर जगत भैया से रामी इतना क्यों शर्माती है। उसने रूठ कर कहा, जा तू बड़ी खराब है रामी, तूने मेरे जगत भैया का अपमान किया है। तू उनसे नहीं बोली, मैं भी तुमसे नहीं बोलूँगी। रामी ने नम्रता से कहा, नहीं बहन, मेरी नीयत अपमान करने की नहीं थी। तुमने छुटपन की ऐसी बात कह दी जिससे शर्म के मारे मैं मरी जा रही थी, फिर कैसे बोलती। और दोनों सखियों में उसी समय मेल भी हो गया। उसी दिन लड़कियों का रिजल्ट निकला। दोनों पास थीं। मुन्नी 2nd डिवीज़न और रामी 1st। मुन्नी ने इससे कुछ बुरा न माना। वो रामी के पास आकर उससे लिपट कर बोली, देख रामी, तू सभी बातों में मुझसे बढ़ती है। मैं 2nd पास हुई, तू 1st में, ये ठीक नहीं है। तुझे मेरे साथ साथ चलना चाहिए। रामी ने कहा, सभी बातों में नहीं बढ़ी हूँ, विवाह तुम्हारा ही पहले हो रहा है, कौन जाने तू इसमें भी मुझसे आगे बढ़ जाए। कहती हुई मुन्नी भाग गई, क्योंकि बाहर नगर के एक बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी अपनी लड़की की शादी का पैगाम जगत के लिए लेकर आए थे। लड़की इंटर में इसी साल गई है, बहुत सुंदर है और लखपति की कन्या है। पर जगत से जब पूछा गया तो उत्तर मिला, अभी कोई जल्दी नहीं है, मुन्नी का विवाह हो जाने के बाद इस पर विचार होगा। उधर मुन्नी तो जगत के सिर हो गई कि भैया शादी ज़रूर स्वीकार कर लो, फिर तो तुम्हारी ससुराल में मैं रोज़ नई नई साड़ियाँ लाकर पहनूंगी। फिर रामी, मैं और वो भाभी, हम 3 हो जाएंगे, कितना मज़ा होगा। जगत अपने पहले निश्चय पर दृढ़ रहा और ब्याह की बात मुन्नी के विवाह तक के लिए टल गई। स्वयं सरदार अमर सिंह को भी अभी बेटे के विवाह की कुछ जल्दी न थी। जल्दी थी तो लड़की वालों को ऐसा अच्छा लड़का हाथ से ना निकल जाए। रामी जगत के कमरे से फूलदान लेकर बाहर आ ही रही थी कि इतने में वो पहुंच गया। वो कई दिनों से रामी से एकांत में कुछ बात करना चाहता था। उसने रामी का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। बोला, रामी ठहरो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। रामी घबरा गई, इधर उधर देखती हुई बोली, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, कोई देख लेगा। जगत बोला, पर तुम ठहरोगी, जाओगी तो नहीं? रामी का स्वर कांप रहा था। वो बोली,
ठहरूंगी, पर पहले आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए। रामी का हाथ छोड़ जगत दरवाजे के पास रास्ता रोककर खड़ा हो गया और बोला, रामी, मेरे पास भूमिका बांधने का समय नहीं है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम्हें स्वीकार है? रामी कांप उठी। उसने कहा, पर यह कैसे हो सकता है? मैं मालिन की लड़की हूँ और आप क्षत्रिय। फिक्र मत करो, मैं केवल तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। अब रामी कैसे बोले? सिर नीचा करके वो खड़ी रही, पर अनुभवहीन जगत क्या जाने कि ये मौन स्वीकृति का सूचक है। वो अधीर होकर बोले, रामी, उत्तर दो, हाँ या ना। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम खुशी से स्वीकार कर लोगी तो ठीक है, इनकार करोगी तो तुम पर किसी प्रकार का दबाव न डालूंगा। सच्चे आदमी की तरह मैं तुमसे पूछता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, पर तुम्हारी अनुमति से, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं। रामी फिर चुप रही। जगत से न रहा गया। उसने फिर रामी का हाथ पकड़ लिया और बोला, रामी, मेरा भविष्य तुम्हारे उत्तर पर निर्भर है। बोलो, तुम्हारी इच्छा के खिलाफ मैं तिल भर इधर उधर न जाऊंगा। बोलो, तुम्हें स्वीकार है? मैं बहुत पहले ही स्वीकार कर चुकी हूँ। कहती हुई हाथ छोड़ाकर रामी भाग गई और सीधी जाकर अपनी माँ की खाट पर लेट रही। उसने मन ही मन कहा, रामी के चंडी ठाकुर, तुम ही रामी को भुला देते तो रामी का दुनिया में कौन रह जाता। जगत ने अपना निश्चय पिता से कहा। पिता के पास काफ़ी पैसा था, रुपयों का उन्हें लोभ न था। फिर वे स्वयं रामी को बहुत चाहते थे। इस बात पर किसी को कुछ ऐतराज हुआ तो जगत की माँ को। वे किसी बड़े आदमी से ही संबंध जोड़ना चाहती थी। एक मालिन की लड़की से ब्याह कर उनके दृष्टिकोण से समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने की जगह कम हो जाएगी, पर उनकी कुछ न चली। एक ही मंडप में, एक ही लगन में रामी का विवाह जगत से और मुन्नी का विवाह शांति स्वरूप से हो गया। शीला स्वभावतः कवयित्री थी। वो कभी कभी कहानियां भी लिखा करती थी। उसकी रचनाएं अनेक पत्रों में छपी और उनकी खूब प्रशंसा हुई। साहित्य संसार ने उसे बहुत सम्मान दिया और अंत में उसको सर्वश्रेष्ठ लेखिका होने के उपलक्ष्य में साहित्य मंडल द्वारा सरस्वती पारितोषिक दिया गया। अब क्या था, प्रत्येक समाचार पत्र में और मासिक पत्र में उसके सचित्र जीवन चरित्र छपे और उनकी रचनाओं पर आलोचनात्मक लेख लिखे जाने लगे, जिनके कारण उसकी ख्याति और भी बढ़ गई। वो एक साधारण महिला से बहुत ऊपर पहुंच गई। उसको स्थान स्थान से कवि समाजों से निमंत्रण आने लगे। वो अनेक साहित्यिक संस्थाओं की अध्यक्षा भी चुनी गई। मासिक पत्र पत्रिकाओं के कृपालु संपादकों ने उसकी रचनाओं के लिए तकाजे पर तकाजे आरंभ कर दिए। अनेक सहृदय पाठकों ने परिचय प्राप्त करने के लिए उसको पत्र लिखे। परिणाम ये हुआ कि शीला के पास आने वाली डाक का परिमाण बहुत बढ़ गया। उसका छोटा सा घर ऐसा मालूम होता जैसे किसी समाचार पत्र का ऑफिस हो। वो बेचारी इस असीम सहानुभूति के भार से दब सी गई। पत्र प्रेषक उससे उत्तर की आशा करते थे और यह आशा स्वाभाविक भी थी, परंतु वो उत्तर किस किस को देती? आखिर पत्र भेजने में भी तो खर्च लगता ही है, और वो तो निर्धन थी। शीला के पति जेल में थे। सत्याग्रह संग्राम प्रारंभ होते ही वो गिरफ्तार करके साल भर के लिए श्री कृष्ण मंदिर में बंद कर दिए गए थे। साथ ही 200 रुपये जुर्माना भी हुआ था। इन सब कठिनाइयों को वो धैर्यपूर्वक सह रही थी। फिर भी वो बहुत परेशान सी रहा करती थी। मैं शीला को बहुत दिनों से जानता था। जानता ही ना था, वो सगी बहन की तरह मुझसे स्नेह करती थी और मैं अपनी ही बहन की तरह उसका आदर करता था। इधर कुछ निजी झंझटों के कारण मैं बहुत दिनों से शीला के घर न जा सका था। एक दिन शाम को पोस्टमैन ने मुझे एक लिफाफा दिया। खोल कर देखा तो पत्र मेरा नहीं किंतु शीला का था। कल्पलता मासिक पत्रिका के संपादक महोदय ने बड़े आग्रह के साथ शीला को कोई रचना भेजने के लिए लिखा था। वो पत्रिका का कोई विशेषांक निकाल रहे थे। पत्र समाप्त करते करते उन्होंने ये भी लिखा था कि उसकी रचना के बिना विशेषांक अधूरा ही रह जाएगा। उस जैसी विदुषियों के सहयोग से वो कल्पलता के विशेषांक को सफल बना सकेंगे। पत्र को उलट पुलट कर देखा। मालूम होता था संपादक महोदय ने भूल से लिफाफे पर मेरा पता लिख दिया था, क्योंकि मैं भी कभी कभी कल्पलता में अपनी तुकबंदियां भेज दिया करता था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मैं बहुत दिनों से शीला के घर न जा सका था और अब अकस्मात ही ये पत्र उसे देने का प्रसंग आ गया, इसलिए दूसरे ही दिन प्रातःकाल मैं उसके घर गया।
शीला का घर छोटा सा था और गृहस्थी भी थोड़ी सी थी। घर में कोई पुरुष नहीं था। उसकी बूढ़ी सास थी और एक नन्हा सा बच्चा था। ये शीला की ही संरक्षकता पर निर्भर थे। अपने पति की अनुपस्थिति में भी वो गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाए जा रही थी। उसके इस असीम धैर्य और साहस की मैंने मन ही मन प्रशंसा की। जब मैं वहां पहुंचा, वो आंगन में बैठी कुछ लिख रही थी। मैंने देखा उसका छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया और किलकारी मारकर पीछे से उसकी पीठ पर चढ़ गया। साथ ही उसके लिखने में फुल स्टॉप लग गया। मैंने पूछा, क्या लिख रही हो? कल्पलता के लिए एक कहानी लिख रही थी। वो मुस्कुराकर बोली, पर जब ये लिखने दे तब ना। उसने वाक्य को पूरा किया। मैंने पूछा, कितनी बाकी हैं? कहानी तो पूरी हो गई है, पर इसके साथ उन्हें एक पत्र भी तो लिखना पड़ेगा, शीला ने कहा। मैंने उस कहानी को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर वो मुझे बीच में ही रोककर मुस्कुराती हुई बोली, लो पहले इसे तो पढ़ लो, फिर कहानी पढ़ना। कहते हुए उसने एक लिफाफा मेरी ओर बढ़ा दिया। लिफाफे पर पता शीला का और पत्र मेरा था। कल्पलता के संपादक महोदय ने मुझसे भी शीला की कोई रचना भिजवाने के लिए आग्रह किया था। साथ ही उलाहना भी दिया कि उन्होंने शीला को कई पत्र लिखे, किंतु उसने एक का भी उत्तर नहीं दिया और अंत में बहुत क्षुब्ध होकर उन्होंने लिखा था, इस चढ़े दिमाग का कुछ ठिकाना भी है? मैंने पत्र समाप्त करके शीला की ओर देखा। वो मुस्कुरा रही थी, किंतु उस मुस्कुराहट में ही उसकी आंतरिक वेदना छिपी थी। उसकी असमर्थता की सीमा निहित थी। कदाचित उन्हें छिपाने के ही लिए प्रहरी की तरह मुस्कुराहट उसके ओंठों पर खिल रही थी। कुछ क्षण तक चुप रहने के बाद मैंने पूछा, क्या लिख दूं संपादक जी को? लिखोगे क्या? उन्हें यह कहानी भेज दो। उसने उसी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, पर उन्हें ऐसा न लिखना चाहिए था। मैंने सिर नीचा किए हुए ही कहा, उन्होंने कुछ अनुचित तो नहीं लिखा। उसने गंभीर होकर कहा, कई पत्रों का लगातार उत्तर न पाने पर लोगों की ये धारणा हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। उनकी जगह पर क्षण भर के लिए मुझे या स्वयं अपने को समझ लो। फिर सोचो, लगातार 3-4 चिट्ठियां भेजने पर भी यदि कोई तुम्हें उत्तर न दे तो फिर उसके बारे में क्या सोचोगे? यही ना कि बड़ा घमंडी है, चिट्ठियों का उत्तर नहीं देता। मैं निरुत्तर हो गया। दोनों चिट्ठियां मेरे हाथ में थीं। दोनों की तारीखें एक थी। मैं समझ गया कि जल्दी जल्दी में संपादक महोदय ने मेरा पत्र शीला के लिफाफे में और उसका पत्र मेरे लिफाफे में रख दिया। मुझे कुछ हंसी आ गई। मैंने शीला का पत्र उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, तो ये पत्र तुम्हारा है, मेरे पास उसी तरह चला आया जिस तरह मेरा पत्र तुम्हारे पास आ गया है। वो पत्र पढ़ने लगी। मैंने उसकी कहानी उठा ली। इसी समय बाहर कुछ कोलाहल सुन पड़ा। मैंने बाहर जाकर देखा, तहसील के 2 चपरासी ऊंचे ऊंचे लठ लिए खड़े हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि शीला के पति पर जो 200 रुपये का जुर्माना हुआ था, उसे वसूल करने के लिए कुर्की आई है। मैंने उन्हें समझा बुझाकर घर बिना कुर्क किए ही वापस भेजने का प्रयत्न किया, पर वे भला क्यों मानने लगे? कदाचित नगद नारायण से उनकी पूजा होती तो देवता कुछ ठंडे पड़ जाते, पर वहां ना तो शीला के ही पास कुछ था और न मेरे। आखिर कुर्की शुरू हुई। वे लोग घर के अंदर से सामान ला लाकर बाहर रखने लगे। बक्स, मेज, कुर्सियां, अलमारी, तस्वीरें, बर्तन इत्यादि। तात्पर्य ये कि जो कुछ भी सामान था एक एक करके सब बाहर आ गया। सब चीजों की एक दुकान सी लग गई। शीला शांतिपूर्वक ये सब देख रही थी, किंतु उस शांति के नीचे प्रचंड विषाद छिपा था। मुझसे उसके चेहरे की ओर नहीं देखा जाता था। मैं अपने भाईपन को मन ही मन धिक्कार रहा था। मेरे सामने ही मेरी बहन की लुटिया थाली नीलाम होने जा रही थी, किंतु मैं कुछ नहीं कर सकता था। खैर, उन सब वस्तुओं की सूची तैयार करके चपरासी सामान ठेले पर लाद कर ले जाने लगे। सामान में बच्चों की एक ट्राईसाइकिल भी थी। शीला का बच्चा ब्रजेश अमाली ताइकिल कह के मचल पड़ा। शीला कुछ भी ना कह सकी। बच्चे को जबरन गोद में उठाकर वो दूसरी ओर चली गई। सामान चला गया। मैंने अंदर जाकर देखा, वो बैठी बच्चे को कुछ खिला रही थी। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें सजल थी। मैंने सांत्वना के स्वर में कहा, बहन, देशभक्तों की यही तो अग्नि परीक्षा है। थोड़ी देर के बाद उसकी कहानी लेकर मैं घर लौटा। घर आकर मैंने वो कहानी पढ़ी और उसी प्रकार कल्पलता के संपादक के पास भेज दी। कहानी का शीर्षक था चढ़ा दिमाग।